नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। जम्मू के सुजवा में सैन्य ठिकाने के करीब आतंकियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और दूसरे की तलाश यहां पर फिलहाल की जा रही है। और साथ ही मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है और 5 घायल सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छुपे होने की सुरक्षा जो है वो मिली थी, सूचना मिली थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई और 5 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी का जम्मू दौरा भी होना है और उससे पहले ये जो मुठभेड़ है ये यहाँ पर देखने को मिली है। जम्मू में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। ये सैन्य ठिकानों के पास आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, जिसमें जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जम्मू के सुजवा में ये जो सैन्य ठिकाने के करीब जगह है जहां पर ये आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है और दूसरे आतंकी की तलाश फिलहाल की जा रही है। 2 आतंकी यहां पर बताए जा रहे हैं जिसमें से एक को मार गिराया गया है और दूसरे को तलाशा जा रहा है। वहीं इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की भी खबर आई है और साथ ही 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और सुरक्षा बलों को जब जानकारी मिली इन आतंकियों के इस इलाके में छुपी होने की, तब ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है। पीएम मोदी को रविवार को जम्मू का दौरा करना है, जिससे पहले वहां पर जाहिर है सुरक्षा भी चाक चौबंद है और इसी दौरान जो है यहाँ पर ये जानकारी मिली कि इस इलाके के अंदर ये आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद कार्रवाई यहाँ पर की गई। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते था जानकारी के लिए। राजीव, बताइए ताजा अपडेट इस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ क्या आ रहा है? क्या दूसरे आतंकी को भी ढूंढ लिया गया है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि सुजवान जो आर्मी कैंप है उसके ठीक पीछे यानी 2.5 आधा किलोमीटर के आसपास का एरिया है। जलालाबाद जो जगह है वहां सुरक्षा बलों को बकायदा इनपुट मिला था कि आतंकी आ सकते हैं और नाका लगाया गया था और 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है और नाका लगाने के दौरान ही आतंकियों से मुठभेड़ होता है और हमें यह बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी जो है बाहर के हैं, यानी पाकिस्तानी है, जैश के आतंकी, जिसमें एक आतंकी को कंफर्म जो है उसको मार गिराया गया है। दूसरे आतंकी संभवतः घायल है या मारा जा चुका है, इस बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन घायल होने की बात सामने आ रही है। और इस इनकाउंटर में अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि एक जो है जो सुरक्षा बलों के जवान है उनकी मौत हो गई है, शहीद हो गए और बाकी 5 जवान जो घायल है पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर लिया गया है, तलाशी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री जो जम्मू आने वाले हैं और इधर जो आतंकी जो घटनाएं जो है लगातार तेज हो गई है। उधर बारामूला की बात करें तो वहां 4 आतंकी मारे जा चुके हैं जो इनकाउंटर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर, जम्मू कश्मीर की विजिट को लेकर आतंकियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ये अपने आप चिंता वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सुरक्षा बल भी बहुत अलर्ट है और आतंकियों को लगातार मार गिरा रहे हैं। जी राजीव, इस मुठभेड़ में जो आतंकी जिनसे सामना हुआ, इनके मकसद के बारे में पता चल पाया है और इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अभी वो सारी चीजों की तफ्तीश चल रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी इनकाउंटर चल रहा है और एक आतंकी मारा जा चुका है। 2 आतंकी थे, दूसरे आतंकी के बारे में खबर है कि वो संभवतः घायल हो गया है, शायद वो मारा जा चुका है। लेकिन जब तक पूरे एरिया की तलाशी नहीं ले जाएगी तब तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार वगैरह भी होगा और इनका टैक्टिक्स क्या है, क्या करना चाह रहे थे, उसके बाद ही कहा जा सकता है पक्के तौर पर। लेकिन एक चिंता वाली बात जरूर है कि प्रधानमंत्री की विजिट से ठीक पहले इस तरह का आतंकी कार्रवाई होना, वो उस जगह होना जहां हमारे सुजवान आर्मी कैंप है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 बार वहां 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। 2003 में हुआ है, 2018 में हुआ है, जिसमें हमारा अच्छा खासा नुकसान भी हो चुका है। जी, इस जगह के बारे में भी थोड़ा राजीव आप बताइए। क्या इस दूसरे आतंकियों को ढूंढने के लिए कोई दिक्कत हो रही है कि आबादी वाला इलाका है, किस तरीके का इलाका है? और दूसरा, क्योंकि पीएम का दौरा भी होना है तो उसको लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है वहां? बिल्कुल अलर्ट जारी है और हर तरह की सावधानी बरती जा रही है और यही वजह है कि जब सुरक्षा बलों को इनपुट मिला
कि आतंकी वहां मौजूद है, उस एरिया में मौजूद है। जलालाबाद का एरिया है, सुजवान में एक आर्मी कैंप है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और उसके बाद ही घेराबंदी की गई, तब आतंकी को वहां पर जो है एक आतंकी को मार गिराया गया। अगर सुरक्षा बल अलर्ट नहीं होते और प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान अगर कुछ आतंकी इस तरह की हरकत करते तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, एक बड़ा मैसेज जा सकता था। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की विजिट से ठीक पहले जिस तरह से सुरक्षा बलों की एहतियात जो कर सकते हैं, जो अलर्ट जिसको कर सकते हैं, उसका नतीजा रहा कि एक आतंकी को मार गिराया गया और दूसरा आतंकी जो घायल है, जो उनके नापाक मंसूबे थे, उसको किसी भी सूरत हाल में कामयाब नहीं होने दिया गया है। और बड़ा एक सेंसिटिव जगह है वहां पर, कह सकते हैं कि लगातार वो जगह आतंकियों के निशाने पर रहता है। 2003 में हुआ था तो वहां 15 जवानों का नुकसान हुआ था, 2018 में हुआ था तो सेना के तकरीबन 4 जवान के शहीद हुए थे, 5 आतंकी मारे गए थे। तो लगातार वो पर्टिकुलर जगह पर जो आतंकी टारगेट करते रहते। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आतंकी जो है, जो सुजवान आर्मी कैंप है, वहां तक नहीं पहुंच पाए, उससे आधा घंटे पहले ही उनको ढेर कर दिया गया। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए, और अपडेट के लिए भी आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन जैसे कि राजीव यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा बल यहाँ पर अलर्ट पर हैं, और जब जानकारी उनको इस मूवमेंट की मिली तो यहाँ पर इनसे मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और दूसरे को फिलहाल तलाशा जा रहा है। जम्मू के सुजवा का ये इलाका है जहां पर सैन्य ठिकाने के करीब आतंकियों के साथ ये सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। उधर गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को कल संबोधित किया। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने वहां से क्या कहा। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है, और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। अब बात दिल्ली के जहांगीरपुरी की करते हैं। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलेगा। एमसीडी की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ अवैध कब्जे को ही यहां पर हटाया गया, लेकिन असलियत में एमसीडी ने कई सरकार द्वारा आवंटित दुकानें भी यहां पर गिरा दी, जिसके लिए नोटिस देना जरूरी होता है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। 56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है। हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो? कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे? मैं कोर्ट में जाएंगे, एमसीडी से मांगेंगे जब एमसीडी ने तोड़ा है तो। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस जिनकी रेडी पटरी तोड़ी गई, उनसे मीडिया को भी बात नहीं करने दे रही। जहांगीरपुरी में ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के बुलडोजर चले थे। आज यहां एक तरह की सरहद का निर्माण हो गया है। इस सरहद के उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है, और मीडिया जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे भी बात नहीं कर सकता। एमसीडी का तर्क है कि उन्हें रेडी पटरी सड़क से हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री अजय माकन रेडी पटरी पुनर्वास कानून का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कल की एमसीडी की कार्रवाई गैर कानूनी है।
कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाज़त नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जो जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। रास्ते बंद हैं, आवाजाही पर रोक है। लोग न यहाँ दुकानें खोल सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं। दंगे हो, फसाद हो या प्रशासन के बुलडोजर हो, नुकसान गरीबों का होता है। कल जिनके घरों पर, जिनकी रेडियो पर बुलडोजर चले, वो सब गरीब लोग थे। उनका किसी दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते यहाँ शांति रहेगी। लोग चाहते हैं यहाँ से पुलिस का बंदोबस्त कम हो तो उनकी दुकानें खुली, वो अपने काम पर जा सकें और उनका जनजीवन सामान्य रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर, राजीव रंजन के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट्स कोयला संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30% थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश में कई हिस्सों में डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन पर असर हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 को देश के 164 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 27 थर्मल बिजली घरों के पास 0 से 5% तक ही जरूरत का कोयला स्टॉक बचा था, जबकि 21 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक नॉर्मेटिव स्टॉक के मुकाबले कोयले का स्टॉक बचा था। यानी देश के 164 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 48 यानी 29.26% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। जाहिर है देश में कोयले का संकट बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही इससे निपटने की चुनौती भी। ये संकट ऐसे समय पर खड़ा हुआ है जब देश में तेज गर्मी और तेज होती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक इस संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह कोयले के आयात में आई कमी है। कोयला मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में कुल कोयले की जरूरत का 20% से कुछ ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से आयात से पूरा होता है। हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला काफी ज्यादा महंगा हुआ है। इस वजह से कोयला इंपोर्टरों ने आयात कम कर दिया है। हालांकि हाल के दिनों में कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों ने कोयला उत्पादन बढ़ाया है। बुधवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरे कैप्टिव ब्लॉक्स के पास 72 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल महीने में ही कोयले का प्रोडक्शन 27% तक बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले थर्मल पावर स्टेशनों को सप्लाई 14% तक बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद कोयले के आयात में आई कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है। एक तो देखिए डिमांड बहुत चढ़ गई है, दूसरी ये कि कोल स्टॉक्स जो अपने हैं सडनली डिमांड बढ़ गई है, इंपोर्टेड कोल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। मगर एक और फैक्टर जो है जो कीमत बढ़ाता है वो है रेलवे को, जो हमारा फ्रेट मूवमेंट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन सब चीजों को मिलाकर कीमत पावर की बहुत बढ़ जाती है और कंज्यूमर अल्टीमेटली वो दे नहीं पाता। ये 3-4 सॉल्यूशंस जो है मैं समझता हूँ इन द फ्यूचर ये लाभदायक रहे। जाहिर है कोयले का संकट बड़ा हो रहा है और इससे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन बिजली मंत्री आर.के. सिंह का इसको लेकर कहना है कि यह सब गलत है। बिजली संकट जैसी कोई बात यहां पर नहीं है। पिछले साल अक्टूबर महीने में आपको याद होगा कि केजरीवाल ने हल्ला उड़ाया था कि बिजली संकट आने वाला। हमने जवाब दिया था, आया बिजली संकट, बताइए। उसके बाद कुछ बोले, हमारे जवाब के बाद कुछ बोले। अब ये राहुल गांधी खड़े हुए वो ट्वीट करते हैं कि कोयला का संकट है।
जानकारी है नहीं, कोई बोल देता है तो बोल देते हैं। 2 करोड़ टेस्ला का हमारा रिजर्व है, रिजर्व स्टॉक। क्या? रिजर्व स्टॉक। तो अगर आपके पास रिजर्व है, मान लीजिए आपके पास अनाज रिजर्व है, तो आप कभी भूखे सोइएगा? रूस के हमले में यूक्रेन ने काफी तबाही झेली है। तबाही का ये मंजर दिखाने के लिए यूक्रेन में मौजूद हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और वहां मरियोपोल शहर का जो हाल, जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं, वो आप देखिए किस तरीके से शहर को नुकसान पहुंचा है और जिस पर अब रूस कब्जे का दावा कर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के 2 महीने होने को आए, इस बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है। मरियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा। क्रेमलिन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रक्षा मंत्री को इस बात की बधाई देते नजर आ रहे हैं कि मरियोपोल को लिबरेट करा लिया गया है, उसको आज़ाद करा लिया गया है। रूस के लिए ये मरियोपोल की आज़ादी है, लेकिन ये यूक्रेन के लिए मरियोपोल शहर पर रूस का कब्जा है। कई दिनों से वहां पर रूस ने घेरा डाला हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही उस शहर में मचाई गई है। यूक्रेन की तरफ से लगातार इस तरह की जानकारी और जो दृश्य है वो भेजे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से घर के घर तबाह कर दिए हैं मरियोपोल शहर में, और लाखों की तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको कि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि रूस की तरफ से ये भी दावा किया गया कि वो एक सेफ पैसेज देने को तैयार है, खासतौर पे महिलाओं को और बच्चों को। और इस तरह की जानकारी भी आई कि कुछ जो नागरिक हैं उनको निकलने देने की इजाज़त भी रूस की तरफ से दी गई है। लेकिन मोटे तौर पे जो रूस है वो मरियोपोल शहर पे पूरी तरह से कब्जा चाहता था। एक स्टील फैक्ट्री के अलावा जहां की तकरीबन 1000 के आसपास यूक्रेन की सेना जमा है और वहां से वो प्रतिकार कर रही थी, वहां से वो काउंटर अटैक कर रही थी, उस एक इलाकों को छोड़कर पूरे मरियोपोल शहर में रूस का दबदबा था, कब्जा था। और अब उसने औपचारिक तौर पे इस बात का ऐलान किया है कि मरियोपोल शहर पर उसका कब्जा हो गया है। तो एक बड़ी रणनीतिक जो एक जीत है रूस के लिए है, लेकिन वहीं यूक्रेन के लिए ये जो है एक बहुत ही दुख की बात है। और इस बात को लेकर पहले से अंदेशा जताया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, और तभी जो राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं ज़ेलेंस्की, वो लगातार दुनिया के देशों से इस बात की मांग कर रहे थे और कर रहे हैं कि उनको हथियार दिया जाए ताकि रूस से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, रूस को इसमें पराजित किया जा सके। तो मरियोपोल कब्जे के बाद रूस जो है उसका मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि कीव के इलाकों से आसपास जो घेरा डाला था वहां से रूस को वापस निकलना पड़ा, लेकिन उसने पूर्व और दक्षिण के इलाकों में फोकस रखा हुआ है। और मरियोपोल जैसे शहर के कब्जे में आने के बाद वो एक विजय के तौर पे इसे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में ही रूस जो है वो एक विक्ट्री दिवस मनाने वाला है, जो कि वो हर साल मनाता है। और उसके पहले रूस चाहता था कि उसके हाथ में बड़ा कुछ ऐसा आए जिसको वो विजय के तौर पे पेश कर सके, और मरियोपोल उसी का एक नतीजा है। दूसरी अहम बात कि जिस तरीके से मस्कोवा युद्धपोत को यूक्रेन ने तबाह कर दिया, हालांकि रूस कहता है कि आग लगने से वो डूबा, लेकिन नेपच्यून मिसाइल मारकर उसको तबाह करने का दावा जो है यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसको यूक्रेन में एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है, और इस बाबत डाक टिकट भी जारी किया गया है जो हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह के टी शर्ट पहन रहे हैं जिसपे कि मस्कोवा को तबाह करने की जो तस्वीर है वो लगी हुई है। तो युद्ध के साथ साथ लोगों का जो मनोबल है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे लोग कई तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, और देश के साथ खड़े होने अपने आप को देश के साथ खड़ा होना दिखा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। हमने देखा कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगकर जो लोग हैं वो डाक टिकट खरीद रहे हैं जो मस्कोवा को डूबे जाने के बाद जारी किया गया है, और वो पैसा जो है वो यहाँ की सेना को जाएगा ताकि वो रूस के साथ लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सके। तो अब जो स्थिति है वो ये कि यहाँ कीव में हालात तो सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का और दक्षिणी इलाका है वहाँ पे जिस तरह से रूस ने अपना दबदबा बनाया हुआ है उससे यूक्रेन जो है वो काफ़ी आशंकित है कि उन इलाकों पे रूस जो है वो लगातार और परमानेंट कब्जा जो है वो करना चाह रहा है, और यही उसकी मंशा शुरुआत में थी। डॉनबास का जो इलाका है उस इलाके में भी कंसंट्रेशन जो है रूसी सैनिकों का बढ़ गया है। तो मरियोपोल शहर पे कब्जे के बाद रूस जो है वो अपनी जीत के तौर पे इसे देख रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है अभी भी अपनी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि जो रूस है उसने लातविया और समेत कई देशों के जो कॉन्सुलेट्स हैं उसको बंद कर दिया है अपने यहाँ, और वहाँ जो राजनयिक हैं उनको पर्सन नॉन ग्राटा जो है वो घोषित कर दिया है। तो ये जानकारी अभी अभी आई है कि जो रूस है उसने रूस ने जिन देशों का
लातविया समेत कई देशों का उसने अपना जो कॉन्सुलेट है वो बंद किया है और इस वजह से जो तनाव है वो और बढ़ता नज़र आ रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसके कॉन्सुलेट्स को जो सेंट पीटर्सबर्ग में है उसको बंद कर दिया है और सारे स्टाफ को पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। तो रूस जो है अपना दबाव जो है दुनिया के बाकी देशों की तरफ भी बढ़ाना चाहता है, खासतौर पे वो देश जो कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और रूस लगातार उन देशों को धमकी भी देता रहा है। तो अब जो है स्थिति यहाँ पर यूक्रेन में कुछ इलाकों में स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो अभी जारी है और जल्द थमने का नाम नहीं ले रही। जो दुनिया की जो कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी है वो अपने हिसाब से चल रही है। अमेरिका जो है अपने हिसाब से रोल प्ले कर रहा है, जो हथियार है वो मुहैया करा रहा है यूक्रेन को, डिफेंसिव हथियार जो है वो मुहैया करा रहा है, जो यूके है वो मुहैया करा रहा है, जर्मनी जो है वो हथियार मुहैया करा रहा है। अब देखना है कि ये आगे चलकर किस तरीके से जो यूक्रेन है वो रूस को अपनी ज़मीन से खदेड़ पाने में कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि रूस के पास भी काफ़ी मजबूत सामरिक ताकत है और बेशक उसको कुछ इलाकों से निकलना पड़ा है, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ उसने पूर्व और दक्षिण के इलाकों में यूक्रेन के ज़मीन पे अपने पांव जमाए हुए हैं। कीव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के जो शहर हैं रूस के हमले के बाद वो कब्रगाहों में बदलते जा रहे हैं या फिर वहां पर नई कब्रगाहें बनती जा रही हैं। चेर्निहिव में भी ऐसी ही कब्रगाह जो है वो देखने को मिली। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। युद्ध के कई भयावह मंजर को हमने आपको दिखाया है और ये चेर्निहिव शहर का एक ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में सैकड़ों की तादाद में उन लोगों को लाकर दफनाया गया है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है, चाहे वो सैनिक हों या फिर आम सिविलियन। ये जो कब्रगाह है ये एक एक्सटेंशन है पुरानी कब्रगाह का, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है युद्ध के दौरान कि इनके लिए एक नई कब्रगाह बनानी पड़ी है और इस तरह की कई कब्रगाह शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाना पड़ा है। एक वजह तो ये भी रही कि जब यहाँ पर युद्ध हो रहा था और रूसी सैनिक मौजूद थे और जो डेथ हो रही थी, तो जहां एक पुराना कब्रगाह है जहां उनको दफनाया जा सकता था, वहां पे रूसी सैनिकों का उस इलाके पे कब्जा था और इसलिए भी जो नई जगह है वो तलाशनी पड़ी। लेकिन ये एक बहुत ही पुराना कब्रगाह है जिसका की एक्सटेंशन ये है और तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ पर जो मृतक हैं उनको दफनाया गया है, ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिली है। और इतना ही नहीं, जो एक और कब्रगाह बनाया गया है जो कि बिल्कुल नई कब्रगाह है, वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तो ये एक भयावह मंजर को बताता है कि किस तरह से सिविल इलाकों को भी जो रूस ने टारगेट किया और बड़ी तादाद में सिविलियंस की भी जान गई है। और हमने यहाँ देखा है कि किस तरीके से जो एक्सटेंशन है, किस तरह से नई ज़मीन को कब्रगाह में ढाला गया है। और हमने आपको पहले का एक हिस्सा दिखाया जहाँ पे अपने किसी परिजन को दफन कर रहे थे एक शख्स। तो बहुत ही एक दुखद स्थिति, यहाँ आकर इस बात की पीड़ा का पता चलता है कि आखिरकार जो जान जाती है तो आखिरकार किस तरह का दर्द होता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद अभी तक लोगों को नहीं पता कि उनकी जो डेथ हुई है वो आखिर में क्या है और वो कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे डेब्रीज अभी तक, बहुत सारे मलबों को खाली नहीं किया गया है और उसके भीतर भी और जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। तो ये युद्ध की जो विभीषिका है उसको बताता है, जो मानवीय त्रासदी है उसको बताता है। सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू की, जहां पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को दौरा करना है, उससे पहले जम्मू में आतंकी हमला हुआ है। 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री के 2 दिन इस दौरे से पहले ये हमला हुआ है। आज सीआईएसएफ की बस पर यह हमला बोला गया है। एक सीआईएसएफ जवान की बताया जा रहा है वो शहीद हो गया है। 7 जवान अस्पताल में भर्ती है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर हुआ है, दूसरे की तलाश की जा रही है। जम्मू के सुंजवा में सैन्य ठिकाने के करीब सीआईएसएफ की बस पर यह हमला किया गया और आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ हुई। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस संबंध में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कुल कितने आतंकी थे, क्या क्या जानकारियां?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, आतंकी की संख्या यहाँ 2 बताई जा रही है। जैश के आतंकी हैं और दोनों बाहर के यानी पाकिस्तान के हैं। ये घटना की अगर बात करें तो तकरीबन 4:30 बजे के आसपास जो है सीआईएसएफ का बस जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात है, वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। 15 उसमें जवान थे और जैसे ये बस जो है सुजवान आर्मी कैंप से आधा किलोमीटर दूर के एरिया जो है जलालाबाद के आसपास पहुंचता है, वहां पर आतंकी हमला करता है। सीआईएसएफ के जवान भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस दौरान ये बताया जा रहा है कि एक जो सीआईएसएफ के जवान की मौत हो जाती है और जो 7 जवान जो है इंजर्ड हो जाते हैं। और उसी नाका के दौरान कार्रवाई के दौरान एक आतंकी के मारे जाने की भी बताई जा रही है। दूसरा आतंकी जो बताया जा रहा है वो संभवतः घायल हो गया है या मारा गया, इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बताया नहीं गया। पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर लिया गया। ये पूरा इलाका कितना सेंसिटिव है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकती है कि इसी जगह पर जो सुजवान आर्मी कैंप की बात करें, 2003 में आतंकी हमला हुआ था जहां हमारे 15 जवान शहीद हुए थे। 2018 में हमला हुआ था जहां हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। 4 आतंकी मारे गए थे, 2003 में भी आतंकी मारे गए थे। तो ये पूरा काफी एक संवेदनशील इलाका है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले आतंकी का हमला होना कई सारे सवाल खड़ा करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सुरक्षा बल यहाँ अलर्ट थे और उन आतंकियों को मार गिराया गया। मतलब एक आतंकी का अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आतंकी घायल हो गया है। न केवल जम्मू एरिया की बात करें बल्कि बारामूला की बात करें तो बारामूला में 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। अभी भी वहां इनकाउंटर चल रहा है। लश्कर का जो टॉप कमांडर जो 20 साल से सक्रिय था वह भी मारा गया है। तो एक कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लगातार आतंकी जो है सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है एहतियात अलर्ट है और उनको लगातार जो उनको ढेर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा आपके पास हम लौटेंगे। तो जम्मू के सुंजवा इलाके में सीआईएसएफ की बस पर यह हमला बोला गया है। 1 जवान उसमें शहीद हो गए हैं, बाकी 7 घायल बताए जा रहे हैं, 1 की हालत गंभीर है और 1 आतंकी इस मुठभेड़ में मारा गया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से है। यहाँ खरगोन में 10 अप्रैल को, आपको याद होगा, रामनवमी का जो जुलूस निकला था, शोभा यात्रा निकली थी, उस दौरान यहाँ पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद इब्रिश खान उर्फ सद्दाम नाम के एक शख्स का शव बरामद किया गया। इस हत्या के मामले में अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आनंद नगर रहीमपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में पुलिस को एक चश्मदीद ने बताया कि 10 और 11 अप्रैल के रात को आनंद नगर कपास मंडी इलाके में इब्रिश पर इन 5 लोगों ने हमला बोला था। अभी जो एक आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम है शेजू पिता अक्रम। ये टाउडी मोहल्ला का निवासी है। ये अपने घरों से पत्थर फेंकवा रहा था और भी जगह इसने पत्थर फेंकवाए हैं। इसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो प्रथम दृष्टया है वो यही कि दोनों का आपस में पथराव पहले हुआ था, बाद में लोगों में एक धार्मिक उन्माद था, इस वजह से इन्होंने अभी कुल 64 प्रकरण में 168 गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 10 और 11 अप्रैल की रात को आनंद नगर इलाके से, आनंद नगर कपास मंडी इलाके से ये शव इब्रिश का मिला था और इस तरह के कयास लग रहे थे कि क्या घर वालों ने, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी कि कहीं हत्या तो नहीं हो गई, और अब यहाँ चश्मदीद निकलकर सामने आया है जिसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर आई है कि इब्रिश को मार दिया गया। इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना यह होगा कि उनके साथ पूछताछ में क्या कुछ निकलकर आता है। आपको बता दें कि इस समय हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, यहाँ पर इब्रिश को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? चश्मदीद सामने आया है जिसने बताया है कि 10-11 अप्रैल की रात को जो है इस इलाके में, कपास मंडी इलाके में इब्रिश पर 5 लोगों ने हमला बोला था। पुलिस ने 5 की गिरफ्तारी की है। क्या क्या जानकारियां हासिल हो पा रही है? जया, हमने पहले ही खबर बताई थी कि कैसे एफआईआर, जिसकी कॉपी हमारे हाथ लगी थी, और एफआईआर में ही चश्मदीदों ने बता दिया था कि उन्होंने 7 से 8 लोगों को इब्रिश पर हमला करते हुए देखा था 10 और 11 की दरमियानी रात को, और पुलिस ने रात एफआईआर 1 बजे दर्ज की थी। लेकिन इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, ये जानकारी इनको मिल गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज की 14 तारीख को, परिवार को 17 तारीख को बताया और 18 तारीख को उसका शव
खरगोन में नहीं बल्कि इंदौर के एमवाई अस्पताल में लाकर परिजनों को सौंपा गया, तो 8 दिन तो वहीं लग गए। कपास मंडी इलाके का ये मामला था। इब्रिस खान 30 साल के हैं जो वहां पर नगर पालिका में काम करते हैं, और जो ये 5 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी पहचान दिलीप, संदीप, अजय कर्मा, अजय सोलंकी और दीपक प्रधान के तौर पर हुई है। 3 से 4 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो उसमें से एक आरोपी ने ये बात कही है कि इब्रिस को उसने देखा था पेट्रोल बम फेंकते हुए एक और आरोपी के घर जो फरार है, और उसके बाद इन लोगों ने उसका पीछा किया और उसके बाद उसकी पिटाई हुई है और तेज धारदार हथियारों से। और पुलिस का ये भी कहना है कि जो धारदार हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इब्रिस की हत्या की गई है। हालांकि जो वहां पर अभी प्रभारी एसपी हैं रोहित कासवानी, उनका कहना है कि धार्मिक उन्माद इसके पीछे की एक वजह थी, लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि उन लोगों ने ये देखा था कि उनके घरों पर हमला हुआ था, जिस भीड़ में इब्रिस भी शामिल था, और इसलिए उसकी हत्या की गई। जी अनुराग, क्योंकि ये खरगोन से शव जो मिला है वो बरामदगी इंदौर से हुई है, उसके तार कहाँ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, साथ ही एफआईआर में देरी क्यों? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सारा सवाल इसी बात पर था कि जब किसी शख्स की हिंसा में मौत होती है 10 तारीख और 11 तारीख की दरमियानी रात, तब आप एफआईआर दर्ज करते हैं 5 दिनों बाद। पुलिस का इस संबंध में कहना है कि उनको चूंकि शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जबकि आप देखिए कि किसी भी तरह ऐसी वारदात में सबसे पहली चीज होती है कि शिनाख्त कराई जाती है, तो क्यों शिनाख्त नहीं हो पाई खरगोन के इस शख्स की, इसका जवाब तो पुलिस को ही देना है, और इसीलिए उनका कहना है कि एफआईआर में देरी हुई है। जया जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 हफ्ते तक बुलडोजर यहां पर नहीं चलेगा। एमसीडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सिर्फ अवैध कब्जे को हटाया गया, लेकिन असलियत में क्या है? असलियत में एमसीडी ने कई सरकार द्वारा आवंटित दुकानों को भी यहां पर गिरा दिया, जिसके लिए बकायदा नोटिस देना जरूरी होता है। आइए इस पर विस्तार से देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है। हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है? तो कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे? मैं कोर्ट में जाएंगे, एमसीडी से मांगेंगे जब एमसीडी ने तोड़ा है तो। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस जिनकी रेडी पटरी तोड़ी गई, उनसे मीडिया को भी बात नहीं करने दे रही। जहांगीरपुरी में ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के बुलडोजर चले थे। आज यहां एक तरह की सरहद का निर्माण हो गया है। इस सरहद के उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है, और मीडिया जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनसे भी बात नहीं कर सकता। एमसीडी का तर्क है कि उन्हें रेडी पटरी सड़क से हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री अजय माकन रेडी पटरी पुनर्वास कानून का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कल की एमसीडी की कार्रवाई गैर कानूनी है। कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाजत नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है, क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। रास्ते बंद हैं, आवाजाही पर रोक है।
लोग न यहाँ दुकानें खोल सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं। दंगे हों, फसाद हों या प्रशासन के बुलडोजर हों, नुकसान गरीबों का होता है। कल जिनके घरों पर, जिनकी रेडियो पर बुलडोजर चले, वो सब गरीब लोग थे। उनका किसी दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते यहाँ शांति रहेगी। लोग चाहते हैं यहाँ से पुलिस का बंदोबस्त कम हो तो उनकी दुकानें खुली, वो अपने काम पर जा सकें और उनका जनजीवन सामान्य रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर, राजीव रंजन के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया है। आज ब्रिटिश और भारत के प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात भी हो रही है। ये मुलाकात 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे। कल बोरिस जॉनसन का भारत दौरा अहमदाबाद से शुरू हुआ था। गुजरात जाने वाले वो पहले ब्रिटिश पीएम बन गए हैं। कल वो साबरमती आश्रम भी गए थे, वहां चरखा भी चलाया था। कल ही उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की थी। और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, कल से दौरा शुरू हुआ है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। कल गुजरात दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहा और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए जया, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है बोरिस जॉनसन को राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद वो गांधी स्मृति पर जाएंगे और ठीक 11:30 बजे यहाँ पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ हैदराबाद हाउस में, वहाँ पर पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है, खासकर ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन इसमें काफ़ी कुछ देख रहा है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा है कि डिफेंस पे भी बात होगी, डिप्लोमेसी पे भी बात होगी, ट्रेड पर भी बात होगी, सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक में जो है उस पर से नजर नहीं हटाना है। उन्होंने ये बात कल भी कही थी, आज भी बयान में वो ये बात कह रहे हैं। एक जो नई चीज यहाँ पर सामने आई है, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन की बात की है। कहा है कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में और कोलैबोरेशन करेंगे, हेलीकॉप्टर्स में जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोऑपरेट करेंगे, अंडर सी बैटल स्पेस में कोऑपरेट करेंगे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वो बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें उनके इस लिस्ट में होगी, बातचीत के लिस्ट में होगी। कल हमने देखा था किस तरह से उन्होंने 1 बिलियन पाउंड के इन्वेस्टमेंट की बात की। कहा कि इसके कारण यूके में 11,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए। यहाँ पर भी निवेश की बात है। कल वो पूरे दिन गुजरात में वहाँ पर रहे और इस तरह से लगातार उन्होंने कहा कि किस तरह से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त जब बोरिस जॉनसन यहाँ पर हैं, वहाँ पर उनके यहाँ यूके में पार्टी गेट को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। कई तरह की इंक्वायरी हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उनका ध्यान यहाँ पर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड पर ज़्यादा केंद्रित है। उनसे जब पूछा गया कि क्या यूक्रेन के बारे में भी बात होगी, जो हम लगातार पूछ रहे हैं और जिसको लेकर कई बार दुनिया के कई नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बात जो है वो साफ भारत कर चुका है, भारत के क्या रिश्ते हैं वो साफ कर चुका है। बूचा के मामले को खुद पीएम मोदी ने किस तरह से उसकी भर्त्सना की थी, कंडेम किया था, वो सबको पता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने नहीं बोला हो या भारत ने साफ नहीं किया हो। लेकिन बातचीत इस मसले पर भी होगी। लेकिन ध्यान जो है कुल मिलाकर यूके का ब्रेग्जिट के बाद जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसके बाद ध्यान जो है वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस टाई खास करके, क्योंकि डिफेंस आपको पता है समझौते जब होते हैं, जब खरीद फरोख्त होती है तो काफ़ी बड़ा डील होता है, तो उस पर उनका ध्यान यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ही घंटों में यहाँ पर शुरू होगी बातचीत। भारत अपनी तरफ से क्या कुछ रखेगा वो भी देखने वाली बात है। भारत सूत्रों के मुताबिक भारत जो है वो शायद ट्रेड बैरियर्स के बारे में बात करेगा। FTA जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है कि दोनों देश किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस पर ऐलान होने की अभी कोई उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि बातचीत उसमें लगातार चल रही है और लंबी बातचीत उसमें अभी भी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये काफ़ी अहम दौरा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि इसमें निवेश और कोविड के बाद जो देशों की स्थिति बनी हुई है, भारत की भी जो स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के बाद, तो इसमें एक निश्चित तौर पर एक अहम कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। जया, कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है कि पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने गुजरात का दौरा किया है, कल उन्होंने दौरा किया, उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। उस पूरे मामले को उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन में गुजराती भी रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
जी देखिए जय, न सिर्फ गुजराती बल्कि अगर हम देखें वहाँ पर ब्रिटेन की हम बात करें तो वहाँ पे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्या है, वहाँ पे डायस्पोरा जो है वो इंडियन जो एथनिक माइनॉरिटी है वो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा एथनिक माइनॉरिटी माना जाता है। 2% यूके का पॉपुलेशन जो है वो भारतीय मूल का है और वहाँ के जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 6% है, जो कि काफ़ी है। 16 इंडियन ओरिजिन वहाँ पर एमपी हैं पार्लियामेंट में, 4 मिनिस्टेरियल पोस्ट में, आपको पता है ऋषि सुनाक फिनांस मिनिस्टर हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जो प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अहम है। तो जब भी वहाँ पर से कोई भी नेता आता है तो हम देखते हैं कि या तो गुजरात से कोई कनेक्शन होता है या फिर पंजाब से कोई कनेक्शन होता है। तो ये सभी बातें ज़रूर हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इसको भी एड्रेस कर रहे हैं कि वहाँ के भी वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी रिश्ता भारत से है, भारत को अभी दुनिया के कई देश जो हैं वो बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देख रहे हैं और यूके भी इससे अलग नहीं है। खासकर जो ब्रेक्जिट के बाद इनके लिए जो स्थिति बनी है, जिस तरह से ईयू ने टैरिफ्स लगाए हैं, जिस तरह से कई मामलों में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यहाँ तक कि ईयू का सिचुएशन ये है कि अगर आप यूके होकर जाना चाहें तो उसमें भी अलग से उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पर जहाँ भी यूके जो है वो अपनी बात रख सकता है, मजबूती से साथ बढ़ सकता है, वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। और भारत के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि एक नया डेस्टिनेशन, एक नए तरह का एक ईयू के बाहर का देश अब मिल रहा है निवेश के लिए और पार्टनरशिप के लिए। तो दोनों देशों के लिए ये अहम है। जया, दोनों देशों के लिए ये दौरा बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इसका आकलन करने के लिए। और जैसे ही ये मुलाकात होगी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद क्या कुछ उस मीटिंग में निकल कर आता है, आपका रुख करेंगे हम कादम्बनी शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं। 45 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान 4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने से मौत हो चुकी है। और इस बीच रायसेन से बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। रायसेन के दीवानगंज अंबाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला के जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालित होती है, जिसमें स्कूल की दीवार और गेट गिरने से 8 साल की एक बच्ची साक्षी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 1 घंटे तक बच्ची का शव मलबे में दबा रहा। तो यहां बेहद दुखद खबर यह है कि मध्य प्रदेश के रायसेन में एक दर्दनाक खबर यह है कि स्कूल दीवार और उसका गेट गिरने के बाद 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर जब ऐसा होता है तो तुरंत जैसे ही हादसा होता है कोशिश की जाती है यहाँ पे, क्योंकि बच्ची 8 साल की उसकी मौत हो गई, कोशिश ये होती है कि तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाए या कहीं कहीं अगर सांसें बची हुई है कोशिश ये होती है कि उसको सम्मान पूर्वक बच्ची को वहां से निकाला जाता है। लेकिन घंटे भर तक परिजन ये आरोप लगा रहे हैं उस मलबे के अंदर उनकी बच्ची दबी रही। साक्षी नाम की बच्ची है। दीवार और स्कूल की दीवार और गेट गिरने के बाद ये हादसे में उस बच्ची की जान चली गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 45 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर हैं और वो मांग कर रहे हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। यहाँ पर अनुराग, पहले आपसे रायसेन की खबर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? 8 साल की बच्ची मलबे में घंटे भर तक उसका शव दबा रहा, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जया, रायसेन जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उनका इलाका भी है, वहाँ की ये स्थिति आप देखिए कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के गेट पर, और वो भी एक जर्जर स्कूल के भवन में संचालित हो रही है। एक बिटिया जाती है सुबह पढ़ने के लिए, अपने साथियों के साथ खेल रही होती है, गेट से जो जर्जर उसकी दीवार है वो गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घंटे भर तक उसको अस्पताल नहीं ले जाया जाता, ऐसा परिजनों का आरोप है, और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी कहानी क्या है? क्या बड़ी कहानी इस रूप में है कि जब मध्य प्रदेश में
प्रधानमंत्री आते हैं उनके 3 घंटे के दौरे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 97,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जिनका बजट महज 62 करोड़ रुपए है। महज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे कि जो वीवीआईपी दौरे होते हैं, क्योंकि आज भी एक वीवीआईपी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और उनके दौरे के लिए लगभग सारे स्कूल बगैर किसी आदेश के राजधानी भोपाल में बंद हो चुके हैं। बहरहाल, तो मध्य प्रदेश में जो 97,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उसमें जो सहायिकाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतने दिनों से लंबी हड़ताल पर हैं, वहां भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 75,000 से ज्यादा ऐसे हैं जहां पर बच्चों के बैठने तक के इंतजाम नहीं है। हमने देखा था 1.5 साल पहले कैसे लगभग 20,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लग गए थे क्योंकि सरकार ने जो इनको किराया देने के लिए पैसे हैं वो तक जारी नहीं किए थे। तो आईसीडीएस को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख रही हैं, और इनको बनाने में या इनको ठीक करने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ दिखने वाली चीजें ज्यादा हों कि कैसे किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजना है या कैसे किसी को और कहीं भेजना है ताकि सुर्खियां बन सकें, लेकिन इन बच्चों पर, क्योंकि ये बच्चे वोट बैंक नहीं होते, इन बच्चों पर कितना ध्यान है वो इस आंगनवाड़ी की दुर्दशा से आप समझ सकते हैं कि सरकारी प्राथमिकताओं में ये कहां आती हैं। जब 75,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठ ना पाएं, 30,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए शौचालय ना हो, वहां पर शिशु गृह ना हो, तो आप समझिए कि इनकी क्या हालत है। और एक बड़ी बात और बता देता हूं कि इतने साल हो गए हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने हुए, जब दोबारा कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के हाथ में आई थी, लेकिन अभी तक महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है। बेहद हैरान करने वाली बात है ये जो आप बता रहे हैं कि महिला बाल विकास मंत्री भी नहीं है। 2 साल से वक्त शिवराज सरकार को वापसी में सत्ता में आए हुए भी हो चुका है और यहाँ पर किस तरह का हाल आंगनबाड़ियों का है। बच्ची की यहाँ मौत हो गई है रायसेन में दीवार गिरने से, और जैसा कि बजट आपने बताया, क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर वोट बैंक नहीं होते। उनकी सेहत का, उनके बारे में ख्याल रखने वाला सरकार आखिर कब सोचेंगी, और वो भी तब जबकि बच्चे देश का भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे खबर है गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर में 4th क्लास में पढ़ने वाले एक स्कूली बच्चे की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हो गई और इसके बाद मासूम के माता पिता ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन ने इस पीड़ित परिवार को मदद देने के बजाय धमकी दी। मोदी नगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला ने मृतक मासूम जो बच्चा है उसके माता पिता को बुरी तरह से धमकाया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर कहीं कार्रवाई की बात शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर घटना पर गहरा शोक जताया और स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, ड्राइवर और प्रबंधन पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा अब खबर है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो। फिलहाल 2 आरटीओ और 1 आरआई को निलंबित यहां पर कर दिया गया है। ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था, तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई, तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसका अधिक रक्त बह जाने के कारण जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और अब वक्त हो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर जम्मू से, जहां सुंजवा इलाके में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, 2 आतंकी ढेर हो गए। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां 10 अप्रैल को हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी खबर गाजियाबाद से, जहां एक मासूम बच्चे की मौत हुई है, इस्तीफा मांगा, यहाँ पर इंसाफ मांगा गया था लेकिन मिली है धमकी। और चौथी खबर है, देश में फिर से कोयला संकट पैदा हो गया लेकिन मंत्री का साफ तौर पर इससे इनकार है। 5वीं और आखिरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता होनी है, कई मुद्दों पर होगी बात।